करें साहब एलएलपी का कॉन्सेप्ट, एलएलपी 2008 में आया था। कब आया था यार? 2008 में आया था एलएलपी का कॉन्सेप्ट। चलो याद रखना साहब, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं एलएलपी वाले यहाँ पर, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हैं यहाँ पर और बहुत सारे सिंपल कॉन्सेप्ट भी हैं। शुरू करें चलो। अब यार एलएलपी में क्या है साहब, इन्होंने बोला है पार्लियामेंट ने पास करा एलएलपी बिल 12 दिसंबर 2008 को। कब पास करा भाई लोग? और प्रेसिडेंट साहब ने अप्रूवल कब दिया? 7 जनवरी 2009 को। कोई डाउट है क्या? और मिनिस्ट्री ने जो डेट ऑफ है 9 जनवरी 2009 को एक्ट बोल दिया कि भाई एलएलपी एक्ट 2008 हमारा नोटिफाइड एक्ट है टू मेक प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन और रेगुलेशन ऑफ एलएलपी एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद और इंसिडेंटल देयरटू। बराबर है? आगे तो अपन को पता है कि भाई एलएलपी एक्ट कब आया है, कब प्रेसिडेंट साहब ने अप्रूवल दी है और कब से आपका एक्ट इफेक्टिव हुआ है, ये अपन ने बात कर ली है। अब यार एलएलपी एक्ट को कंट्रोल कौन करता है? सारे के सारे एलएलपी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है कंट्रोल कौन करता है? तो लॉ ने बोला एमसीए का काम है प्लस आरओसी का काम है। एडमिनिस्टर करता है एलएलपी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अथॉरिटी है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट क्या फ्रेम कर सकता है, कुछ रूल्स। बराबर है? आगे चला। एलएलपी में ओवरऑल कितने सेक्शन है हमारे पास? 81 सेक्शन है। कितने सेक्शन है हमारे पास? 81 सेक्शन है और 4 शेड्यूल्स हैं। कहां पर? अरे भाई 4 तो शेड्यूल है हमारे पास और 81 सेक्शन है हमारे पास। काय में? एलएलपी में। आगे चल। अब फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया है, सेकंड में क्या दिया, थर्ड में क्या दिया, फोर्थ में क्या दिया? तो लॉ ने बोला फर्स्ट वाले में बताया है भैया पार्टनर्स की म्यूचुअल राइट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, ड्यूटीज क्या है, ये सब कहाँ बताया? फर्स्ट शेड्यूल में। सेकंड वाले में बताया है अगर आपको कन्वर्जन करना है पार्टनरशिप फर्म को काय में? एलएलपी में। तो कैसे करना है वो बताया है। प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट करना है एलएलपी में तो वो थर्ड में बताया है। और फोर्थ में बताया कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट करना है एलएलपी में तो आपको प्रोसीजर क्या है, तरीका क्या है, स्टेप बाय स्टेप्स क्या तरीका है, वो आपको यहाँ पर बताया है। कोई डाउट है यहाँ तक? चले आगे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या यहाँ पर लगेगा क्या? नहीं, क्योंकि ये खुद अलग एक्ट है अपना। अरे बराबर है क्या? आगे चले। अब ये आपके मॉड्यूल में से है एलएलपी का कॉन्सेप्ट। बेसिकली ये इसके एडवांटेजेस हैं, अपन नहीं पढ़ने वाले हैं कि भाई न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विद लिमिटेड लायबिलिटी है, ऑल्टरनेट ऑप्शन है, ये पार्टनर्स को फ्लेक्सिबिलिटी है, एलएलपी होल्ड कर सकती है अपने खुद के नाम पर एसेट्स वगैरह और इसमें पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। Since LLP contain element of both a corporate structure as well as partnership, दोनों का कॉम्बिनेशन है, हाइब्रिड मोड है। It is called a hybrid between a company and a partnership. दोनों के बीच में एक तरीका है बिजनेस करने का। अब डेफिनेशन यहाँ देख ले। Address in relation to the partner of a LLP means अगर कोई इंडिविजुअल his usual residential address रहता है और बॉडी कॉर्पोरेट के केस में हम क्या बात करेंगे साहब, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का जो एड्रेस होगा वो यहाँ पर एड्रेस है। एड्रेस की डेफिनेशन किसी काम की नहीं है, एग्जाम में नहीं आती। बॉडी कॉर्पोरेट, अच्छा बॉडी कॉर्पोरेट हमने अपने कंपनी एक्ट में पढ़ा है, बराबर है। और यहाँ पर बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन अलग है। हो सकता है यार एग्जाम में ये पूछ ले कि भैया बॉडी कॉर्पोरेट बताओ एज पर कंपनीज एक्ट एलएलपी, तो वहां पर ये चीज काम की हो सकती है। इट मीन्स अ कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 20। लॉ ने बोला वो तो है ही बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स LLP registered under the act, LLP incorporated outside India, a company incorporated outside India। अच्छा यही चीजें हमने वहां पर देखी थी 210 में, यही चीजें हमने कहां पर देखी थी 210 में अपन ने। बट डज नॉट इंक्लूड अ कॉर्पोरेशन सोल, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी या किसी बॉडी कॉर्पोरेट को गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया। अब अगर हम डिफरेंस क्रिएट करें तो ये वाली चीज एक नई चीज है, कॉर्पोरेशन सोल वाली। कॉर्पोरेशन सोल क्या होता है, पढ़ा हुआ कहीं ना कहीं? आज तक कभी नहीं पढ़ा क्या? कॉर्पोरेशन सोल कभी नहीं पढ़ा? पढ़ा होगा 11th 12th में कहीं ना कहीं, याद नहीं है? इन्होंने बोला साहब कॉर्पोरेशन सोल डज नॉट इंक्लूड कॉर्पोरेशन सोल कोऑपरेटिव सोसाइटी या किसी को नोटिफाई किया है तो भाई वो यहाँ पर क्या नहीं होता है, वो यहाँ पर आपका बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होता। इसका मतलब कंपनी इंक्लूड्स एलएलपी, फॉरेन कंपनी, फॉरेन एलएलपी, ये सब की सब बॉडी कॉर्पोरेट का पार्ट होती है।
अब कॉर्पोरेशन सोल मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल चर्च में फादर वगैरह होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेशन सोल। लॉ ने बोला उनको हम बॉडी कॉर्पोरेट, वो एक डेजिग्नेशन से आइडेंटिफाई होता है। चलो, ये हुआ हमारा एलएलपी में बॉडी कॉर्पोरेट। तो अगर हम ध्यान से देखें तो कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन में, कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज 10 है कि 11 है? 11 है बॉडी कॉर्पोरेट का। तो 211 में और ये वाले में क्या डिफरेंस है यार? सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफरेंस है। कौन सा वाला? कॉर्पोरेशन सोल वाला। पीछे क्यों देखा तुमने? वो रिमोट देना बेटा। काम बुला रहा है। बोलो बेटा, फिर से बोलो। देखो लाइव में नहीं पढ़ना, देखो आगे आगे आगे। बिजनेस, अरे भाई अगली डेफिनेशन क्या है कि आपकी बिजनेस की है। बिजनेस की डेफिनेशन में नॉर्मली क्या क्या होता है वहां पर? बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस, ऑक्यूपेशन एक्सेप्ट एनी एक्टिविटी विच द गवर्नमेंट में एक्सक्लूड। गवर्नमेंट ने अगर किसी को एक्सक्लूड कर दिया है तो वो क्या होता है? आपका बिजनेस। हमारे पार्टनर क्या होता है? जिस तरीके से कंपनी में डायरेक्टर होता है, एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है। जिस तरीके से कंपनी में मेंबर होता है, यहाँ पर सिर्फ पार्टनर होता है वो बंदा। आया समझ में? चले, डेजिग्नेटेड पार्टनर मींस एनी डेजिग्नेटेड एज पर्सुएंट टू सेक्शन नंबर 7। मतलब अगर हम सिंपल वर्ड में बोले तो कंपनी का डायरेक्टर, एलएलपी का डेजिग्नेटेड पार्टनर। आगे फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन वही है जो हमको पता है, और प्लस however in case of LLP incorporated after the 30th day of the September of a year, the financial year may end on the 31st day of the March of the year next following that year। अरे बराबर है क्या? डिफरेंस समझ में आया दोनों डेफिनेशन में? हमारे कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 41 में, वहां पर डेफिनेशन अलग है, और यहाँ पर वो कब से बोल रहा है डेफिनेशन में? हमारे वहां क्या बोलता है सेकंड पॉइंट फाइनेंशियल की डेफिनेशन में कि भैया आपकी कंपनी बनी है मार्च या उसके बाद, तो आपका नेक्स्ट जो आपका 31 मार्च आएगा वो आपका क्लोजिंग ईयर होगा। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? अगर आपकी कंपनी कब बनी है? 30 सितंबर के बाद। इसका मतलब यहाँ पर अगर आपकी कंपनी बनी है सब 6 महीने के अंदर, 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक, तो कमिंग 31 मार्च आपका क्लोजिंग ईयर नहीं होगा। जो नेक्स्ट आपका 31 मार्च आएगा वो आपका क्लोजिंग ईयर होने वाला है एलएलपी का। मतलब फर्स्ट ईयर कैन बी ऑफ 18 मंथ्स। यस, बराबर है। चलो, ये डिफरेंस याद रखना यार, क्योंकि अगर मैं पेपर बनाता तो मैं ऐसी डिफरेंस देता कि भैया हमारा एक ही नंबर में 2 सवाल पूछ लिए बच्चों से। फॉर एन एलएलपी इट मींस अ एलएलपी फॉर्म्ड और इनकॉर्पोरेटेड कहां पर है, और जिसका बिजनेस कहाँ हो रहा है? इंडिया में, तभी तो उसको हम याद करेंगे। भाई बिजनेस भी बाहर हो रहा है, बने भी बाहर हो, तो अपन पढ़ेंगे अपने यहाँ क्या? नहीं। आगे यार इसको फिर से चालू करना पड़ेगा, दिक्कत है। फिर आपको नीचे एक एग्जांपल दिया है, इफ एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 15 अक्टूबर 2015 देन इट्स फाइनेंशियल ईयर मे बी फ्रॉम 15 अक्टूबर 2022 से लेकर 31 मार्च 2014 तक। अरे बराबर है क्या? However, the LLP can always maintain its first account from 15 अक्टूबर से लेकर मार्च 23 तक, that is for a period of less than 12 months. The period for which the first accounts of the LLP are prepared shall not exceed। लॉ ने बोला इन एनी केस 18 महीने से ज्यादा पहला साल होगा ही नहीं आपका, पॉसिबल भी नहीं है प्रैक्टिकली देखें तो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने बोला भैया यूनिक फॉलो करना है अप्रैल से लेकर मार्च तक। इन कीपिंग विद द इनकम टैक्स लॉ, फाइनेंशियल ईयर कब से होगा आपका? अप्रैल से लेकर मार्च तक, हर साल का। मतलब अगर देखो एक चीज और, इसका मतलब ये है कि भाई एलएलपी का से फॉर एग्जांपल 15 अक्टूबर को हमारी एलएलपी बनी है 2022 में, फर्स्ट ईयर क्या होगा यार? फर्स्ट ईयर क्या होगा इनका खत्म? 31 मार्च 2023 नहीं 24 होगा ना? क्वेश्चन रिपीट करो। अरे अगर मेरी एलएलपी बनी है 15 अक्टूबर को, कब बनी है? 31 मार्च 15 अक्टूबर 2022 को। तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर गिवन अंडर दिस एलएलपी एक्ट, हमारा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 2000।
इसका मतलब ये है कि अगर आपको एलएलपी में अगर कोई इंफॉर्मेशन आरओसी को फाइल करनी है, एमसीए को फाइल करनी है और वहां लिखा है फॉर एग्जांपल 6 महीने में फाइल करनी है, 7 महीने में फाइल करना है, 3 महीने में फाइल करना है, तो वो 31 मार्च 2024 से फाइल करेंगे, ना कि 23 से। अरे बराबर है क्या? लेकिन इनकम टैक्स में जब आप अपना रिटर्न फाइल करोगे तो आपका ईयर कितना माना जाएगा? 6 महीने का? नहीं समझ में आया आ गया भाई। इनकम टैक्स अलग बात करता है, हम कंपनीज एक्ट की अलग बात करेंगे, इनकम टैक्स की अलग बात करेंगे, आरओसी की अलग बात करेंगे, कंपनीज एलएलपी की अलग बात करेंगे। चलो, यहां तक कोई डाउट है क्या? एलएलपी एग्रीमेंट। अच्छा, एक बनता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, मींस अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। और एलएलपी एग्रीमेंट, एलएलपी एग्रीमेंट मतलब सीधी बात है साहब, नॉर्मल कंपनी में आर्टिकल बनता, मेमोरेंडम बनता, और सिंपल पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप डीड बनती। यहाँ पर वही क्या बनेगा? एलएलपी एग्रीमेंट। हम क्या काम करेंगे, कितनी कैपिटल कौन लेकर आएगा, किस रेशियो में प्रॉफिट लॉस शेयरिंग होगा, ये सारी की सारी चीजें कहाँ लिखी होंगी? एलएलपी एग्रीमेंट। अरे बराबर है क्या? और ये एलएलपी एग्रीमेंट हमको आरओसी को फाइल करना पड़ता है एलएलपी 3 वाले फॉर्म में। कौन से वाले फॉर्म में? एलएलपी 3 वाला फॉर्म है, उस वाले में हमको ये एलएलपी एग्रीमेंट आरओसी को फाइल करना पड़ता है। कोई डाउट है? अरे आया समझ में क्या? यस चले आगे। तो फर्स्ट वाले चार्ट में बिजनेस की डेफिनेशन किसी काम की नहीं है। डेजिग्नेटेड पार्टनर भी आपको पता है क्या होता है, एलएलपी भी आपको पता है, एलएलपी एग्रीमेंट भी आपको पता है। फाइनेंशियल ईयर का जो सेकंड कॉन्सेप्ट है, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। अरे बराबर है क्या? बाकी चीजें सिंपल है सब। चलो, नेम इन रिलेशन टू द पार्टनर ऑफ अ एलएलपी मींस इंडिविजुअल है, तो हिज फोरनेम, मिडिल नेम और सरनेम, इसको हम नाम बोलते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट में जो रजिस्टर्ड नाम है वो। अच्छा, पार्टनर मतलब कंपनी में जैसा मेंबर होता, एलएलपी में वैसा पार्टनर होता। आगे, अरे बराबर है क्या? अब इंपॉर्टेंट चीज, हमारे पास स्मॉल कंपनी होती है सेक्शन 2 क्लॉज 85 में, क्या होती है यार? वैसे यहाँ पर स्मॉल एलएलपी का कॉन्सेप्ट है, मींस अ एलएलपी जिसका कंट्रीब्यूशन मतलब कंपनी के केस में कैपिटल, कंट्रीब्यूशन मतलब कंपनी के केस में पेड अप शेयर कैपिटल। बराबर है? चले, तो इन्होंने बोला अगर आपका कंट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड 25 लाख और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब, वो कितना कर सकते हैं भविष्य में? 5 करोड़ तक। आज की लिमिट क्या है? 25 लाख की। एंड the turnover of which as per the statement of accounts and solvency for the immediately preceding financial year does not exceed 40 लाख। अरे बराबर है। आप ये मान के चलो कि भैया ये बात कर रहा है बैलेंस शीट पीएनएल अकाउंट की, काय की बात कर रहा है? हर एलएलपी को सितंबर अक्टूबर में आपको ये फाइल करना पड़ता है, जैसे कि कंपनी को भी फाइल करना पड़ता है, वैसे इनका भी कंसेप्ट है, उसका नाम क्या है? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। बराबर है? फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आपका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए या 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। विच मीट सच अदर रिक्वायरमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब, फुलफिल सच अदर कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब। आपको हम क्या बोलेंगे? आप कौन हो भाई? स्मॉल एलएलपी। आया समझ में? तो यहाँ पर लिमिट कितनी है यार? 25-40। 25 है कैपिटल की और ये है टर्नओवर की। अरे आया समझ में क्या? और भैया यहाँ पर ये लाख में है, करोड़ में नहीं है। मतलब तुम तो यहाँ क्या लिख रहे हो साहब? 25 करोड़ और 40 करोड़, और याद करके चले गए। किसी को भी बोल दे देख भाई बहुत सिंपल है, कंपनीज एक्ट और दोनों में टर्नओवर 40-40 करोड़ है और वहां कैपिटल आपका 4 करोड़ है, यहाँ 25 करोड़ है। अरे बराबर है क्या? याद रखना, यहाँ पर लाख की बात कर रहा है, यहाँ पर करोड़ की बात नहीं कर रहा है। कंपनीज एक्ट में करोड़ की बात करता है। आगे चले, रीजनल डायरेक्टर। अब भाई रीजनल डायरेक्टर आरओसी वही रहेंगे जो कंपनीज एक्ट में काम में आते हैं, इनके लिए अलग से नहीं बिठाए उन्होंने बंदे। अगर से फॉर एग्जांपल मुझे अहमदाबाद, मुझे गुजरात में बनानी है एलएलपी, तो जो कंपनीज एक्ट में सीओआई देता है सेम बंदा एलएलपी में देगा हमको सीओआई। ठीक है, और ट्रिब्यूनल भी सेम है जो सेक्शन 408 में बनती है। राइट, तो ये तीनों डेफिनेशन इतनी काम की नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अरे आया समझ में क्या? यस भाई फीचर्स ये इसके ऊपर लिख लो HW, क्या लिख लो?
क्या क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ठीक है, ये वाला मत पढ़ना, ये वाला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी काम का नहीं है। HW होता है। ठीक है, चलो मैं पढ़ा देता हूँ। LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेट परपेचुअल सक्सेशन सेपरेट। दोनों क्लास को मैंने बाहर कर दिया, सब नहीं निकल जाएगा एक बार में। अभी समझ में नहीं आएगा ना देखो कि क्या होगा एकदम से। मैंने कहा अभी मैंने दोनों क्लास के बाहर कर दिया ना, सब नहीं समझ में आएगा सर, ऐसा नहीं। मौसम बदलते टाइम लगता है। चले, LLP is a body corporate perpetual succession separate legal entity mutual agency LLP agreement converted into LLP common seal investigation management of business or business for profit only। अरे बराबर है क्या? बराबर है। ये सारी की सारे इनके क्या होते हैं भाई? एडवांटेजेस। आया समझ में? हो गया। चलो अब अपन बात करें यार, यहां तक अपन ने क्या बात करी है कि भाई कंसेप्ट ओवरऑल क्या है। ठीक है, एक बार जो जो इंपॉर्टेंट है फटाफट उसको गो थ्रू हो जाओ, फिर अपन आगे चले मेन कॉन्सेप्ट पे। पार्टनर की बात करें, सेक्शन नंबर कौन सा है यार? सेक्शन नंबर कौन सा है? 5 है। और ये क्या बोल रहा है? एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट में बी अ पार्टनर इन LLP। लॉ ने बोला कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकता है। भाई पार्टनर मतलब कंपनी का मेंबर। पार्टनर मतलब कौन? कंपनी का मेंबर। और कल वो मॉड्यूल 3 लेके आना, कल मॉड्यूल 3 लेके आना ध्यान से। However, an individual shall not be capable of becoming a partner of the LLP if, ये वही पॉइंट है जैसा नॉर्मल होता है साहब, अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, या किसी व्यक्ति ने इंसॉल्वेंसी के लिए एप्लीकेशन लगाई है बट अभी भी उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, अभी डिसीजन नहीं हुआ है, तो लॉ ने बोला ऐसा बंदा क्या नहीं बन सकता यार? LLP में पार्टनर नहीं बन सकता। द फॉलोइंग पर्सन कैन बिकम अ पार्टनर इन द LLP। भाई इंडिविजुअल बन सकता है, resident individual including non-resident Indians, overseas citizen of India as well as foreign national, ये बन सकते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ये बन सकता है। कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, LLP बाहर वाली, फॉरेन कंपनी या LLP जो बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, ये सारे के सारे पार्टनर, ये सारे के सारे पर्सन पार्टनर बन सकते हैं। कोई डाउट? LLP में नहीं अलाउड, जैसे कंपनी में अलाउड नहीं है वैसे यहाँ भी नहीं। अरे भाई सुनो, नहीं बनेगा, उसका रीजन बता रहा हूँ क्यों। देखो, जिस भी पर्सन को मतलब पार्टनर मतलब, अच्छा आप पार्टनर की बात कर रहे हो, पार्टनर मतलब कंपनी का मेंबर बन सकता है, क्योंकि उसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। अगर हम यूं बात करें क्या ये डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है, तो नहीं बन सकता, क्योंकि वो डिन की कंसेंट रिक्वायर, मैंने वो सोचा। भाई यहाँ पर ये माइनर पार्टनर बन सकता है, तो माइनर मेंबर भी बन सकता है कंपनी में एक्सेप्ट OPC। बराबर। आगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कॉर्पोरेशन सोल कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन द LLP, ये तो पहली बात कर चुके हैं यहाँ पर। इन केस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल या एक्विजिशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेक इन दी, एग्जिस्टिंग स्टेक मतलब आप कैपिटल पोर्शन एक्वायर कर रहे हो इन LLP बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया अदर देन NRI OCI इन्वेस्टिंग इन नॉन रिपेटिशन बेसिस, ये सारे शब्दों को होल्ड करके रखना, ये सब फेमा में मिलेंगे। FDI compliances shall have to undertaken by the LLP in which such investment is made। सीधी बात है, अगर आपको फेमा में अप्रूवल है बाहर वाले व्यक्ति को, तो ही आप यहां पर LLP में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर, एवरी LLP shall have जैसे दो मेंबर होते हैं कंपनी में, वैसे 2 पार्टनर होते हैं मिनिमम। ये वाला पॉइंट हमारा सेक्शन 3A है। अरे भाई याद है ना? एडवांटेजेस यहां तक ये वाला सेक्शन नंबर देखो, सुनो भाई, ये पर्टिकुलर सेक्शन क्या है आपका? सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर क्या है? 3A है। सेक्शन नंबर कौन सा है आपका? 3A। अगर हम ध्यान देखें तो भाई जैसा वहां कंसेप्ट था वैसे यहाँ कंसेप्ट है आपका, कोई डिफरेंस नहीं है। अब आगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब हम बात करेंगे सब डायरेक्टर्स की। किसकी बात करेंगे? अब ध्यान से, तो यार कंसेप्ट क्या है सब? अगर मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर हूं तो मेरा डिन नंबर होगा, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, डिन नंबर होगा।
लॉ ने बोला भैया अगर आप एलएलपी में बनने जा रहे हो तो आपका वही डिन यहाँ भी चलेगा। आया समझ में? वहां पर हम बोलते हैं डिन, यहाँ पर हम बोलते हैं DPIN, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। कॉन्सेप्ट सेम है ओवरऑल। एवरी LLP shall have at least 2 designated partner, जो कौन होंगे? इंडिविजुअल्स। कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट करना, डायरेक्टर भी इंडिविजुअल्स ही होना चाहिए, जिसमें से एक बंदा क्या होगा? रेजिडेंट। याद करो मैंने पहले भी कहा है कि सेक्शन 149 सबसेक्शन 2 में बोला गया है कि हर कंपनी में एक रेजिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। क्यों? गला पकड़ने के लिए। कल के दिन फॉरेन कंपनी वाले ने बनाया, वो भाग गए तो भाई भारत वाले व्यक्ति को पकड़ेंगे अपन। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है। मीन्स अ पर्सन, इन्होंने यहाँ पर डिफाइन करा रेजिडेंट मतलब क्या? स्टे इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 120 डेज ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। ध्यान से देखें, ओपीसी वाला रेजिडेंट यहाँ पर आया है, बराबर है। कमेंट करने के लिए क्या है उसमें, आप कुछ भी बोलते रहो। तो बोला बाद में बोला ना तो ये मई के बाद नवंबर आता फिर। हाँ तो सितंबर के बाद फिर नवंबर आएगा। चलो, अरे भाई मुझे देखना थोड़ी ना, सुधर जाओ, वो जरूरी है तुम्हें देखना सर, मैम हम आपके साथ ही हो। आगे चले। डेजिग्नेटेड पार्टनर की अपन बात करें और आगे क्या लिखा है साहब? यहाँ पर लिखा है प्रोवाइडेड दैट, ध्यान से सुनो, प्रोवाइडेड दैट इफ इन द एलएलपी ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट। देखो यार, अभी हम ऊपर क्या का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं साहब? डेजिग्नेटेड पार्टनर का 2 बंदे चाहिए, बट यहाँ पर क्या बोल रहा है? पार्टनर की बात कर रहा है, मतलब ये मेंबर की बात कर रहा है। अगर एलएलपी में प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एलएलपी, अरे भाई सुनो, इन केस ऑफ एलएलपी ऑल द पार्टनर आर बॉडी कॉर्पोरेट। लॉ ने अच्छा देखो, एलएलपी में जैसे हमारे कंपनी में मेंबर बॉडी कॉर्पोरेट बन सकता है, वैसे एलएलपी में पार्टनर बन सकता है। यहाँ पर डेजिग्नेटेड पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट ही बन सकता। आगे चले तो लॉ ने बोला होगा क्या? यहाँ पर आपका बॉडी कॉर्पोरेट बन गया, यहाँ पर से फॉर एग्जाम्पल 2 बॉडी कॉर्पोरेट आ गए, और इन विच 1 और मोर पार्टनर आर इंडिविजुअल एंड बॉडी कॉर्पोरेट। लॉ ने बोला इंडिविजुअल एक बंदा रहना चाहिए, यस। तो लॉ ने बोला एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल हु आर अ पार्टनर ऑफ सच एलएलपी और नॉमिनी ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट शैल एक्ट एज अ, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट तो डेजिग्नेटेड पार्टनर कभी नहीं बन सकता ना, कंपलसरी आपको। यस, क्या बोल रहा है? एलएलपी हैज 3 पार्टनर, 1 एक इंडिविजुअल है दैट इज मिस्टर एक्स, 2 बॉडी कॉर्पोरेट है XYZ ABC। इन दिस केस मिस्टर एक्स एंड 1 नॉमिनी ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट शैल बी अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। ये हमको पता है। अरे बराबर है क्या? नहीं आया समझ में? आगे LLP बाय द नेम SMY LLP, उसमें 3 पार्टनर है, नेमली 1 2 3, अच्छा 2 प्राइवेट कंपनी, 2 लिमिटेड कंपनी होगी, प्राइवेट हो गई। एज देयर इज नो इंडिविजुअल एज अ पार्टनर इन LLP, नॉमिनीज ऑफ एनी 2 बॉडी कॉर्पोरेट एक्ट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। अरे आया समझ में क्या? इनके नॉमिनी यहाँ पर हो सकते हैं। 5वां क्वेश्चन, नेचुरल पर्सन ना दो, किसी को ना दो, किसी को भी। वो ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि भैया वो कंपनी का डायरेक्टर हो, आपको जिसको बनाना नॉमिनी बना दो, रिप्रेजेंटेटिव काइंड ऑफ। एग्जाम्पल 5, there is a LLP by the name Indian Helicopters Limited having 5 partner, Mr. A कौन है भैया? नॉन रेजिडेंट, मिस्टर बी नॉन रेजिडेंट, मिस सी रेजिडेंट है, डी रेजिडेंट है, ई रेजिडेंट है। इन दिस केस बंदे 2 कम से कम होंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर, जिसमें से एक कौन होगा? ये तो हमको पता ही है यार, रेजिडेंट। Hence, if Mr. A and B are designated, then it will not serve the purpose. 2 नॉन रेजिडेंट हो जाएंगे ना, ए और बी। तो भैया तीनों में से, ये तीनों मैडम में से किसी एक को अपॉइंट कर लो। एक कौन हो गया आपका? रेजिडेंट, एक वो हो गया वो कंसेप्ट। चलो आगे। अरे पेज 10 ने ये बचा है अभी। if the incorporation document, सुनो ध्यान से, specify who are to be designated partner, such person shall be designated partner on the incorporation। देखो भाई सुनो, जनरली हमने बात करी थी कि यार आर्टिकल में आप फर्स्ट डायरेक्टर का नाम मेंशन करते हैं कि भाई फर्स्ट डायरेक्टर कौन होंगे? मिस्टर ए और बी, आर्टिकल में लिखते हैं हम। तो वैसे ही यहाँ पर लिखा है कि भाई इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे आप बोल देना यार कि ये दोनों बंदे क्या है हमारी कंपनी में डेजिग्नेटेड पार्टनर। States shall each of the partner from time to time of LLP is to be a DP, every partner shall be a DP। अगर कुछ नहीं लिखा आपने तो क्या होगा? जो 2 बंदे हैं उन्हीं को हम क्या मान लेंगे? डीपी में। सेम कंपनी सेट वाला कंसेप्ट।
इसके बाद क्या होगा, एनी पार्टनर में बिकम अ डीपी और सीजेस टू बी अ डीपी। अच्छा, अब कल के दिन क्या हुआ, आपने मिस्टर ए और बी को बनाया डेजिग्नेटेड पार्टनर, कल के दिन साहब डी को हटना है और ई नया आ रहा है बंदा, तो अब क्या होगा, लॉ ने बोला साहब एलएलपी एग्रीमेंट में फिर चेंज होता है, काय में चेंज होता है, सीधी बात है, आपने एलएलपी एग्रीमेंट बनाई थी ना 5 पन्ने की, उसमें सब लिखा था आपने A to Z। अब उसमें इसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में एक सप्लीमेंट्री एलएलपी बन जाती है 1 पेज की। तो जब हम फाइल करते हैं आरओसी को, तो हम ये भी फाइल करेंगे, साथ में क्या फाइल करते हैं अपन, सप्लीमेंट्री एलएलपी, और इस एलएलपी पे इस वाली एलएलपी का रेफरेंस नंबर आ जाता है, डेट आ जाती है, और ये रहता है कि भैया जो भी चीज इसमें लिखी है वो सारी की सारी चीजें इसमें डीम्ड एक्सेप्टेंस मान ले, काइंड ऑफ शेल्फ प्रोस्पेक्टस जैसा। नहीं आया सर, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, अरे याद है क्या, और वो शेल्फ प्रोस्पेक्टस के बाद जो टाइम में डिफरेंस होता है, वहां पर एक डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं, उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या होता है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बोलते हैं उनको। अच्छा है तेरा अटेम्प्ट सितंबर है बराबर है, वरना मेरे को मई का जून करवाना पड़ता तेरा अटेम्प्ट, उसको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बोलते हैं। सोच के तो बोल, मैंने क्या पूछा तो क्या बोल रहा है। हाँ भाई, शेल्फ प्रोस्पेक्टस जो होता है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस में जो टाइमिंग डिफरेंस होता है, फर्स्ट टाइम फाइल करोगे शेल्फ प्रोस्पेक्टस, सेकंड टाइम थर्ड टाइम फाइल करोगे उसको क्या बोलते हैं, अरे यार मजा नहीं आ रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। क्या यार, चलो आगे, कोई बात नहीं। लॉ ने बोला है साहब उसको हम क्या करते हैं साहब, एलएलपी एग्रीमेंट में चेंज होगा, काय में चेंज होगा यार, अरे काय का ईमा ईमा कर रहे हैं, आगे चले। An individual shall not become a DP in any LLP जब तक कि बंदे की प्रायर कंसेंट ना हो। सेम कॉन्सेप्ट होता है कंपनीज एक्ट में। आगे चले, अरे भाई लायबिलिटी क्या होगी इनकी, डेजिग्नेटेड पार्टनर की, जो डायरेक्टर की लायबिलिटी होती है वही लायबिलिटी किसकी होगी यार, अरे बराबर है क्या, ये एग्जाम में कभी नहीं आता लायबिलिटी वाला सिस्टम। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन याद है ना, अरे भाई वहां पर अलग अलग कॉन्ट्रावेंशन है, कंपनीज एक्ट में यहाँ पर सेक्शन 7 और 9 बोलता है इफ द एलएलपी कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 7(1), तो भाई एलएलपी पे इतनी पेनल्टी है, कंटिन्यूअस इतनी है, अगर 7(4) का कॉन्ट्रावेंशन किया तो इतनी इतनी पेनल्टी आपके ऊपर लगने वाली है, और 7(5) का अगर कॉन्ट्रावेंशन करा है तो अकॉर्डिंगली आप पे पेनल्टी लगने वाली है। मतलब ये बात कर रहा है, ये वाले सेक्शन 7 की डेजिग्नेटेड पार्टनर वाले की अलग अलग सबसेक्शन की अलग अलग पेनल्टी यहाँ पर स्पेसिफाइड है। ये पेनल्टी याद मत करना, क्योंकि याद करना पॉसिबल है क्या, नहीं है। 10,000, 50,000, 10,000 नहीं यार, वो सब भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं। चेंज इन डेजिग्नेशन, हाँ एलएलपी में अपॉइंट डेजिग्नेटेड पार्टनर विद इन 30 days ऑफ द वैकेंसी अराइजिंग। अरे भाई अगर आपका डीपी चला गया, डेजिग्नेटेड पार्टनर चला गया, तो कैजुअल वैकेंसी होगी वहां पर, तो लॉ ने बोला नए वाले बंदे को अपॉइंट करो। फॉर एनी रीजन देन न्यू डीपी शैल बी अपॉइंटेड, अगर अपॉइंट हो गया नो प्रॉब्लम, नहीं करा इफ एट एनी टाइम 1 डीपी ईच पार्टनर शैल बी डीम्ड टू बी अ, अरे भाई ध्यान सुनो, अगर से फॉर एग्जांपल 2 बंदे चाहिए आपको, एक बंदा छोड़ के चला गया, अभी कितना बंदा है, एक, लॉ ने बोला आपने एक और का अपॉइंटमेंट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं अपॉइंट करा तो जो दो, ये वाला केस कब लगेगा आपका, जब आपकी कंपनी में 2 डीपी अलग है और 2 पार्टनर अलग है, ये तभी पॉसिबल है। तो ने बोला यहाँ पर एक बंदा चला गया, अभी कितना डीपी बचा, एक, तो फिर इन्होंने बोला जो इसमें से हम एक बंदे को क्या मान लेंगे, डीम टू बी डीपी, अगर अपॉइंट नहीं हुआ तो म्यूचुअल कंसेंट की बात कर रहे हैं, फिर से बोलो, नहीं तो वो तो नॉमिनी अपॉइंट करेगा ना बॉडी कॉर्पोरेट, यार बॉडी कॉर्पोरेट तो ना कि घूमने गया है, सिचुएशन तो उसी की, एलएलपी तो उसी की ना, मेंबर है ना भैया वो तो, मतलब पार्टनर है ना वो तो उसका। अरे ये वाला पॉइंट एक नया पॉइंट जैसा है भाई कि इस वाले सिचुएशन में क्या होगा, मे बी वो एग्जाम में सब आपसे एबीसी वाला कुछ ऐसा केस स्टडी ऐसा कुछ बना दे वो, तो आपको ध्यान रखना चाहिए अगर नहीं अपॉइंट करा, अदरवाइज नहीं पड़ा तो अपन क्या लिखेंगे, वाइंडिंग अप हो जाएगा एलएलपी का, फिर वो कंपनी तक के प्रोविजन घूमेंगे, और कोई शायद सेक्शन 271 भी लिखे है,
लॉ ने बोला है आपको 30 दिन में अपॉइंट करना है, खाली होगी जगह। अब 30 दिन में अगर आप सोच रहे हो कि नहीं हम नए बंदे को ला रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप वो 30 दिन में हम उसको डीम टू भी क्या मान लेंगे, एक बंदे को डीपी मान लेंगे। Incorporation of LLP. For incorporation of LLP, two or more person associated for lawful business, accordingly वो क्या करेंगे साहब, LLP बनाएंगे। Statement to be filed, statement कौन करेगा साहब, CA, CS, CMA, एडवोकेट वगैरह, ये उसको सर्टिफाई करने वाले हैं। By anyone who has subscribed his name to the incorporation or document, आपको पूरे के पूरे एक्ट का कंप्लायंस करना है। और देखो ये सारी चीजें कंपनी बनाने में भी लगती हैं, एलएलपी में भी लगती हैं। अरे दोनों बंदे का पैन कार्ड चाहिए पड़ेगा, आधार कार्ड चाहिए पड़ेगा, ईमेल आईडी, फोटो चाहिए पड़ेगी, मोबाइल नंबर चाहिए पड़ेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए एलएलपी का आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए पड़ेगा, रेंट एग्रीमेंट चाहिए पड़ेगा, जो जो चीजें वहां लगती है वो सब चीजें यहाँ लगती है। प्लस एक एड ऑन है यहाँ पर, कंसेंट के लिए अलग अलग से एक फॉर्म है वो लगता है। If a person makes a statement as above which he knows to be false or does not believe to be true, और फिर भी आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, लॉ ने बोला इम्प्रिजनमेंट कितना है, 2 साल का, फाइन कितना है 10,000 है, और फिर विच कैन बी एक्सटेंड अप टू 5 लाख रुपए तक। मतलब ये वही बात कर रहा है कि भाई सेक्शन 7 में हमने बनाया था और फिर वहां पर डिफॉल्ट कर दी, बराबर है, अलग अलग केसेस हैं। आरओसी आपको क्या दे देगा सेक्शन नंबर 12 में, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, क्या दे देगा वो आपको, सर्टिफिकेट दे देगा। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंजेस देयर इन, भैया रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए कौन सा वाला सेक्शन था वहां पर, 12 एंड 13, स्पेसिफिक 12 वाला। Every LLP shall have a registered office to which all the communication notices may be addressed. लॉ ने बोला LLP डॉक्यूमेंट में भी सर्व ऑन द LLP कर दो, पार्टनर बाय पोस्ट कर दो, या डेजिग्नेटेड पार्टनर के नाम पे भेज दो। LLP अगर आपको चेंज करना है तो कर सकते हैं, और अगर कोई कॉन्ट्रवेंशन करा तो इतनी इतनी पेनल्टी लगने वाली है। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एडवांटेजेस ऑफ कंपनी है ये। देखो भाई आप स्यू कर सकते हैं या कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं खुद के नाम पर, कॉमन सील वाला कंसेप्ट है, या डूइंग और सफरिंग अदर एक्ट और थिंग्स एज बॉडी कॉर्पोरेट में लॉफुली डू। लॉ ने बोला साहब जो एक बॉडी कॉर्पोरेट काम कर सकती है वो काम आप भी कर सकते हैं। नेम, नाम के पीछे क्या वर्ड लिखा रहेगा प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी में, ओनली एलएलपी लिखा रहेगा, नाम नहीं लिखा रहेगा। No LLP shall be registered by a name which in the opinion of central government undesirable, identical नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए आपका, आइडेंटिकल और अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। हमने बात करी है कहीं पर, ये कंपनी के बात करी है। अच्छा मुझे लगा है पंचायत में बात करी है। कहां पर, सेक्शन नंबर कहां बात की है, कौन बोला, अरे गलत है, सेक्शन 4 में बात करी, सेकंड वाले चार्ट में। ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम क्लॉज के 2 चार्ट थे ना हमारे पास, सेकंड वाले चार्ट में उस तरफ फर्स्ट पॉइंट था आपका। चलो भाई बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे रिजर्वेशन ऑफ नेम, अरे भाई सुनो, अब देखो यहाँ पर इन्होंने पता नहीं इनको याद नहीं आया क्या नहीं हुआ, यहाँ पर पैसे कमाने का मौका छूट गए आंटी। कंपनी में क्या है भाई, 20 दिन के लिए नाम रिजर्व होता है, फिर पैसे दो तो फिर 20 दिन के लिए, फिर पैसा दो तो फिर 20 दिन के लिए। बट एलएलपी में ऐसा कुछ हो तो कितने महीने के लिए रिजर्व है, 3 महीने के लिए। आराम से 3 महीने में डॉक्यूमेंट इकट्ठे करते रहो। और एलएलपी में मात्र 100 रुपए का खर्चा होता है नेम रिजर्वेशन में, कंपनी में 1000 रुपए का खर्चा होता है। तभी प्रोफेशनल लोग अगर कभी बनाते तो खुद की वो एलएलपी क्रिएट करते हैं, खर्चा बहुत कम होता है, नॉमिनल खर्चा। The name of a proposed LLP, the name to which LLP proposed to or changes name, सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड हुआ, आपके पास रिजर्व कर देगा 3 महीने के लिए। रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ LLP, notwithstanding anything contained in section 15 and 16,
अच्छा ये क्या बोल रहा है साहब, अगर सेम नाम हो गया तो on its first registration of LLP or by registration by the new name reserved by the name which is identical with or too nearly resemble तो that of the another LLP of the company या ट्रेडमार्क। अरे ये ट्रेडमार्क वाला कहीं पढ़ा था कंपनीज एक्ट में? कहाँ पर पढ़ा था? डीडी सेक्शन नंबर 16 वो एडवांस में बोल दिया था 2 मिनट पहले, राइट? अरे भाई सेक्शन नंबर 16 में ट्रेडमार्क वाली बात करी थी अपन ने कंपनीज एक्ट में, तो वहां ट्रेडमार्क होल्डर कितने टाइम में, कितने महीने में ऑब्जेक्शन फाइल करता है? 3 पर वो सही बोल रहा है वो। 3 साल और 36 मंथ। आपने तो महीने पूछे ना, आपने साल थोड़ी पूछा। पर 3 वो जो बोल रही मैं समझ गया, हाँ सही बोल रही है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उसपे। चले then they will made an application to the central government maintained within a period of 3 year। अरे भाई जैसा वहां कंसेप्ट है वैसा यहाँ कंसेप्ट है। कितना टाइम है आपका? 3 years वाला। अरे वहां पर था ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको डायरेक्शन देगा 3 महीने में चेंज करना पड़ेगा, याद आया? और वहां पर एक और पॉइंट था कि भाई आपने जब सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर लेके नाम चेंज कराया 3 महीने में, तो 15 डेज में आरओसी को फाइल करना पड़ता था ताकि वो अपने रिकॉर्ड्स को रेक्टिफाई कर ले। देखो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है। अरे आया क्या? नहीं मिल रहा है? पता है कहाँ ढूंढना है? मॉड्यूल में से पढ़ाया था ना, लिखवाया था ना इसमें। क्या सर क्वेश्चन क्या आता? अरे भाई अपन ने बात करी थी ना सेक्शन नंबर 4 में ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम क्लॉज में 13 वाले में, तो अपन ने वहां क्या देखा था? सेकंड वाला पॉइंट कि भैया अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको डायरेक्शन इश्यू करता है 3 महीने में नाम चेंज करना है और 15 डेज में आपको आरओसी को इंटीमेट करना ताकि रेक्टिफाई करेगा रिकॉर्ड्स। सेम कंसेप्ट यहाँ पर है, कोई चेंज नहीं है उसमें। 3 महीना 15 डेज और नया वाला सर्टिफिकेट के लिए टाइम दे दिया 30 दिन का। अरे बराबर है क्या? यस भाई कंपनी एक्ट से मैच करके पढ़ते जाओ तो टेंशन नहीं होगी। रिजर्वेशन ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। अरे भाई सुनो, कंपनी का नाम रिजर्व करते तो हम क्या फाइल करते हैं? RUN रन वाला फॉर्म, रिजर्व यूनिक नेम। यहाँ पर आपको रन LLP वाला फॉर्म क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर जो फॉर्म होता है वहां पर स्पाइस प्लस होता है। यहाँ पर फॉर्म का नाम क्या है? फ्लिप। फ्लिप क्या 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 फिर से बोल। एग्जीक्यूशन ऑफ LLP एग्रीमेंट इज मैंडेटरी। मैंने शायद डाला था ग्रुप पे एक दिन। Execution of LLP agreement is mandatory as per section number 23. A partners and their relation. Eligibility to be a partner. Incorporation के बाद the partner who subscribe the names to the incorporation document, उनको हम क्या मानेंगे? पार्टनर। और कोई व्यक्ति बन सकता है बट आपको LLP एग्रीमेंट में चेंज करके बनाना पड़ेगा। याद रखना यार, जो भी काम करना है LLP में, सारे काम LLP एग्रीमेंट से ही गवर्न होते हैं और कोई सेकंड डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास। रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, वो गवर्न कैसे होंगे? फिर से LLP एग्रीमेंट है और मैंने बोला था LLP एग्रीमेंट LLP 3 वाले फॉर्म में जाता है ROC को। और हमने बात करी थी बीच में प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अरे याद है क्या? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जिक्र किया था सेक्शन नंबर 15। सेक्शन नंबर 15 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात करी थी अपन ने। Any pre-incorporation agreement between the partner may impose obligation on the LLP, provided such agreement is ratified by all the partner after the incorporation of LLP। अरे भाई कंपनीज में होता है प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, तो मैंने कहा था कि भाई जब हम प्रमोटर एग्रीमेंट करेगा बिल्डिंग परचेज करने के लिए, रेंट वाली लेने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए, तो वो एग्रीमेंट साफ साफ लिख देगा कि आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी सारे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करेगा, मुझे पैसा वापस करेगा। तो वही चीज यहाँ लिखी है। अगर कुछ भी आपका एब्सेंस है तो ये हमने ऑलरेडी बात करी है, शेड्यूल 1 गवर्न करता है। फिर इसको म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज 4 शेड्यूल है वहां पर। 4th वाला क्या है? सही बोल रहा है, अनलिस्टेड कंपनी वाला। अरे बराबर है क्या? क्या हंस कर? सही तो बोल रहा है वो।
बराबर। Listed into थर्ड LLP. वाला शेड्यूल प्राइवेट कंपनी आएगा बाय डिफॉल्ट, अगर फोर्थ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है। दूसरा वाला फर्म इनटू LLP आएगा। लॉजिकल, परफेक्ट, गजब। इतना अच्छा फील कर रहा है बंदा आज। वाह विवेक वाह। अरे सर, बहुत मजा आ गया, आनंद आ गया। इसका इसमें दिमाग है ये, लेकिन क्या ये इन लोग के चक्कर में बैठ जाता ना तू। अब से यहाँ ही बैठना है, आपके साथ पढ़ना है। चले। अरे भाई पहले यहाँ तक एक बार पढ़ लो, पहले यहाँ तक एक बार पढ़ लो, कोई डाउट हो तो बताओ। पहले यहाँ तक पढ़ लो पहले, और देखो अपन ने वहां डिस्कस, जहां जो कंपनी सेट का सेम है ना वो चीज लिख दो वहां पर, सेम एज कंपनी सेट सेक्शन नंबर का रेफरेंस लिखकर, तो वो आधा एलएलपी तो वैसे ही खत्म हो जाना है आपका। सेक्शन नंबर 24 बात करता है सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट, मतलब सीधी बात है मैं पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा हूँ। तो लॉ ने क्या बोला, अ पार्टनर में सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी एग्रीमेंट। या अगर एलएलपी एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा तो लॉ ने बोला अगर तुम्हें छोड़ के जाना है पार्टनरशिप एलएलपी को तो भैया 30 दिन पहले नोटिस दे देना यार, एडवांस नोटिस। बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग ऑफ नॉट लेस देन 30 डेज टू द अदर पार्टनर ऑफ हिज इंटेंशन। अब देखो ये कॉन्सेप्ट कोई कंपनी एक्ट में नहीं था। अरे डायरेक्टर साहब को जब रिजाइन करना हो बिंदास करो, मेंबर को जब जाना हो तब जाओ, बट यहाँ पर क्या बोल रहा है भाई, एडवांस बता के जाओ, सेम एज अ पार्टनरशिप की तरह, नॉर्मल पार्टनरशिप एक्ट वाले की तरह। अरे यार पार्टनरशिप एक्ट है ना 1932, तो लगभग उसका ये वाला पॉइंट वहां से यहाँ आ गया ये वाला, क्योंकि वहां पर भी यही है भैया, इंटीमेशन करके जाना, अकेले छोड़ के मत जाना यार। आगे, अ पर्सन शेल सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी, अगर बंदे की डेथ हो गई या फर्म का डिसोल्यूशन हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, या एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट एप्लीकेशन पेंडिंग है अभी। अरे बराबर है क्या। आगे, retiring partner shall be treated as a partner unless the person has noticed that the former partner has ceased to be a partner of the LLP. रिटायरिंग पार्टनर को हम कब तक ट्रीट करते हैं पार्टनर, जब तक कि आपने इंटीमेशन ही दी है प्रॉपर, या नोटिस दैट द फॉर्मर पार्टनर हैज सीज्ड टू बी अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी हैज बीन डिलीवर्ड टू द आरओसी, आपने आरओसी को इंटीमेशन दे दी है। A partner of the LLP ceases to be a partner unless otherwise provided in LLP agreement. The former partner or the person entitled to his share in the consequences of death or insolvency of the former partner, वो आपको LLP से लेने का अधिकार है, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में लेने का अधिकार होता है। अरे बराबर है क्या। अच्छा कितना है, जैसे अगर कंपनीज एक्ट की बात करें तो वहां मेंबर या डायरेक्टर को कोई अधिकार नहीं होता खास ऐसा कि भाई, बट ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाला है कॉन्सेप्ट। एन अमाउंट इक्वल टू द कैपिटल कंट्रीब्यूशन द फॉर्मर पार्टनर एक्चुअली मेड टू द एलएलपी, जितना मैंने लाया था पैसा होता तो वापस करो भैया हमारा पैसा। एंड हिज राइट टू शेयर इन द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द एलएलपी आफ्टर द डिडक्शन ऑफ लॉसेस वगैरह, वो सब आपको माइनस करके, सीधी बात है आज के दिन जो भी नेट हिसाब बन रहा है सब, वो आधा पैसा हमको वापस कर दो हमारा। फॉर्मर पार्टनर शैल बी लाइबल, अच्छा जो भी आपने पुराने वाले पार्टनर जो छोड़ के जा रहा है फॉर्म को, आपने जो भी पुराने काम करे हैं, जो भी आपकी लाइबिलिटी आएगी उसके लिए आप जिम्मेदार। सेम कॉन्सेप्ट डायरेक्टर पे भी एप्लीकेबल होता है। A former partner or a person entitled to his share in consequences of death या insolvency shall not have any right to interfere in the management of the, इनमें आपको कोई अधिकार नहीं रहता है। सेक्शन नंबर कौन सा है, 24। रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन दी पार्टनर, सेक्शन कौन सा है, 20। एवरी पार्टनर शैल इन्फॉर्म द एलएलपी ऑफ एनी चेंजेस इन दी, अगर पार्टनर के कोई इंफॉर्मेशन में चेंज हुआ नाम में एड्रेस में तो आपको 15 डेज में बताना है। नई फाइल करा तो भाई पेनल्टी लगा देंगे आपके ऊपर हम। अरे बराबर है क्या। और अकॉर्डिंगली एलएलपी शेल वेयर अ पर्सन बिकम्स अ पार्टनर और सीजेस टू बी अ पार्टनर, तो एलएलपी को किसको इंटीमेट करना है, आरओसी को, फॉर्म नंबर कितने दिन के अंदर, और साइन कौन करेगा इसको, डीपी ऑफ द एलएलपी। नहीं फाइल करा तो हम उनके ऊपर पेनल्टी लगा देंगे। एवरी रिटायरिंग पार्टनर में हिमसेल्फ फाइल विद द आरओसी, अगर उसको लगता है कि भाई एलएलपी फाइल नहीं करेगा। नॉर्मली क्या है यार हमारे केस में, डायरेक्टर के केस में डायरेक्टर क्या फाइल करता है, DIR 12,
क्या फाइल करता है? से फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर साहब ने रिजाइन कर दिया तो कंपनी फाइल करेगी आरओसी को कौन सा वाला फॉर्म, DIR 12, और इसमें अटैचमेंट रहेगा बंदे का रेजिग्नेशन लेटर। अब बट लॉ ने वहां पर भी विकल्प दिया है कि भाई अगर लगता है डायरेक्टर साहब को कि मैं जा रहा हूं बट कंपनी आरओसी के रिकॉर्ड में ये DIR 12 फाइल नहीं करेगा, तो लॉ ने बोला भैया तू एक काम कर, तू DIR 11 फाइल करके चले जा। DIR 12 कौन फाइल करता है? कंपनी। और DIR 11 कौन फाइल करता है? डायरेक्टर खुद, जो डायरेक्टर मेरी कंपनी को छोड़ के जा रहा है। क्यों? पहली बात तो 500 रुपए का खर्चा होगा डायरेक्टर का, प्रोफेशनल फीस 2-2,500 रुपए अलग से ले लेगा, CA जो भी फाइल करेगा, 3,000 रुपए वो क्यों खर्चा करेगा? इसलिए कल के दिन अगर कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो ऑफिशियल रिकॉर्ड में मेरा रेजिग्नेशन लेटर तो है कि भैया इस डेट से मैं अब कंपनी से दूर हूं। कल के दिन कोई केस कार्रवाई होती तो आपके पास एक क्वेश्चन रहेगा बोलने के लिए। एवरी रिटायरिंग पार्टनर मे फाइल हिमसेल्फ विद द आरओसी, अगर उसको लगता है कि मेरी फर्म फाइल नहीं करेगी। हाउएवर वेयर नो कंफर्मेशन इज गिवन बाय द LLP विदिन 15 days, रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर द नोटिस मेड बाय द पर्सन, जो जा रहा है, और अकॉर्डिंगली वो फाइल कर देगा किसको? आरओसी को, और उससे हम कंफर्मेशन भी एक ले लेंगे।